Yesterday we have studied about Ladakh, and today we have to discuss about Kerala and some parts in Kerala, है ना, that was completed. देखेंगे केरला में हम लोग स्टडी कर रहे थे और केरला में हमने पढ़ा था कि केरला हमारे इंडिया में कहाँ पर है। तो इंडिया में हमने पढ़ा था कि सबसे नीचे इंडिया के मैप में अगर हम देखते हैं तो इंडिया के मैप में हमें सबसे नीचे दिखाई देता है ये केरला। और सबसे नीचे कहाँ पर, जहाँ हम साउथ बोलते हैं, जिसे हम राइट हम साउथ बोलते हैं। और साउथ में वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, इंडिया के किस कॉर्नर में है? वेस्ट कॉर्नर में है आपका, ठीक है। कल मैंने मैप में आपको बताया हुआ था। इसी क्रम में हमने पढ़ा था कि इट इज एंड सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइडेड एंड हिल्स ऑन अदर। ये चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? सी से सराउंडेड है, सी से सराउंडेड है, राइट। एंड ऑन वन साइड, और इसका एक साइड में क्या है? हिल्स है। हिल्स कहाँ होगा? जिधर अब वो नहीं है, जिधर सी नहीं है उधर हिल्स होगा, ठीक है। आपने मैप में देखा होगा, जैसे हम केरला की जब मैप पढ़ते हैं केरला के बारे में, तो हमने यहाँ आपको इंडिया का ये पोर्शन बताया हुआ था कि ये इंडिया का नीचे साउथ का पोर्शन है ना, यही तो साउथ है। तो साउथ वाला पोर्शन यही तो है। केरला कहाँ है? केरला आपका यही तो है, केरला, ये आपका केरला है, ठीक है ना। तो केरला है, इधर आपका क्या है? इधर आपका सी है, इधर आपका क्या है? सी है। इधर आपका अरेबियन सी है, इधर आपका अरेबियन सी है ना। इधर आपका क्या है? पूरा अरेबियन सी है। और इधर आपका इंडियन ओशन है। इधर आपका इंडियन ओशन है। इधर क्या है? इधर बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल सी, तो देख रहे होंगे आप, देख रहे होंगे, आप इसमें देख रहे होंगे बेटा कि ये हमारा इंडिया है। तो इंडिया का हमने साउथ वाला पोर्शन ले लिया, लास्ट में जो सबसे नीचे है वो पोर्शन हमने ले लिया है। और उस पोर्शन में आप देख रहे हैं कि वेस्ट कहाँ है। कल मैंने आपको डायरेक्शन बताए थे ना, जैसे ये वेस्ट किधर पड़ेगा? वेस्ट इधर ही पड़ेगा ना, ये वेस्ट है। ईस्ट किधर पड़ेगा? ईस्ट के जस्ट अपोजिट ईस्ट पड़ेगा, है ना। आपका सबसे ऊपर क्या है? नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ है, राइट। और यहाँ आपका क्या है? साउथ है, राइट। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ऊपर जस्ट नॉर्थ एंड हियर डाउन साइड में सबसे लास्ट में साउथ, और ईस्ट और वेस्ट। इसको अगर हम यहाँ पर सेटअप करते हैं तो हमारा वेस्ट कॉर्नर कहाँ पड़ेगा? ये वेस्ट है, वेस्ट के कॉर्नर में ये है, ये पूरा वेस्ट है, और वेस्ट के कॉर्नर में यहाँ पर ये है, केरला है। केरला में हमने क्या कहा कि केरला के साइड में क्या है? अरेबियन सी है। और नीचे क्या है? इंडियन ओशन है। नीचे आपका इंडियन ओशन है और साइड में अरेबियन सी है। याद रखिएगा, अरेबियन सी केरला के साइड में और इंडियन ओशन, दोनों ही केरला के कोस्टल एरिया बनाते हैं। ये दोनों ही जो सी है ना, ये आपका कोस्टल एरिया केरला में क्रिएट करता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि सराउंडेड सी, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। लेकिन एक तरफ क्या है? हिल्स भी है, हिल्स। तो हिल्स किधर होगी? हिल्स यहाँ है, यहाँ क्या है? ये हिल्स है। यहाँ क्या है? ये हिल्स है। यहाँ पर ये तो सी हो गया, और ये यहाँ पे क्या है? ये हिल्स है, ठीक है। तो इस तरह से केरला हिल्स से और उससे घिरा हुआ है। और हमने कल पढ़ा हुआ था कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है काफी हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है। मानसून सबसे पहले केरला से ही होकर जाता है, तो सबसे ज्यादा यहाँ बारिश भी होती है ना, बारिश भी देखने को मिलती है। जब सबसे ज्यादा यहाँ बारिश देखने को मिलती है,
यहाँ पर जैसे आज हमारे यहाँ अभी हमारी तरफ जैसा मौसम है, तो यहाँ पर बारिश तो होती ही रहती है, धूप भी रहती है, गर्मी भी रहती है, तो बारिश भी हो रही है, धूप भी मिल रही है। तो एक प्लांट को क्या चाहिए, एक जो प्लांट होता है उसको क्या चाहिए, धूप ही तो चाहिए, पानी ही तो चाहिए, तो प्लांट तेजी से ग्रो होते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ प्लांट्स है, नंबर ऑफ ट्रीज हैं, या ये कह दें कि आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट हमें केरला में देखने के लिए मिलते हैं। हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, केरला में देखने के लिए मिलते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो हमारे मसाले जो होते हैं ना, मसाले जो सब्जियों में पड़ते हैं, वो किस प्रकार के जो मसाले हैं, वो उन सबका प्रोडक्शन भी केरला में भरपूर मात्रा में होता है। यही कारण है, क्यों, क्योंकि ये ऐसा इसका ज्योग्राफिकल एरिया ही है कि एक तरफ जहां सी है, एक तरफ हिल्स है, मानसून यहीं से होकर जाता है, जो मानसूनी हवाएं हैं यहीं से होकर जाती हैं, और केरला के जो इधर साइड में हिल्स है, इस हिल्स से टकराकर बारिश कर देती हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा यहाँ बारिश भी होती है। ठीक है, इस वजह से आप अभी इस चीज को समझिए। फिर जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में हम लोग और बहुत सारे ये सब सारे डिस्कस करेंगे, ओशन के बारे में, है ना, माउंटेन्स के बारे में जो है हम ज्योग्राफी में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो केरला समझ में आया सभी को? केरला कैसी जगह में भारत में? यस सर, आ गया। हाँ, यही कारण है कि केरला में जो बहुत ज्यादा हमें वैरायटीज देखने, यहाँ अलग अलग तरह के यहाँ पर हमें जानवर भी, एनिमल्स भी देखने के लिए मिलते हैं, कई तरह के जानवर यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि घने जंगल होते हैं ना, बिल्कुल घने जंगल होते हैं यहाँ पर। और जंगल होने का कारण क्या है, रीजन क्या है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ कि सबसे कोने पर है, बगल में अरेबियन सी है और इंडियन ओशन भी जस्ट नीचे लगा हुआ है, तो वहां से उठने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वो हवाएं आती हैं, और केरला जहां पे फिनिश हो रहा है उधर उन हवाओं में टकराती हैं मानसूनी हवाएं और बारिश होती है जोरदार। ठीक है ना, तो मानसूनी हवाएं आपकी अरेबियन सी से ही उठती हैं। ये भी आपको एक क्वेश्चन मालूम हो गया कि भारत में जो मानसूनी हवाएं हैं वो कहां से आती हैं, भारत में केरला से ही होके आती हैं। आपको ये मालूम हो, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत में मानसूनी हवाएं सबसे पहले कहां आती हैं, तो केरला से ही होके मानसूनी हवाएं पूरे भारत में फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर आपको देखने के लिए मिलती हैं, फिर हमारी तरफ में आती है ना। तो ये बातें रही, और इसमें हम लोग यही पढ़ रहे थे, हमने कहा कि मैनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। मैंने ये भी बताया आपको, अरब ट्रेडर्स मतलब अरब व्यापारी, क्योंकि भारत के बगल में मैंने कल बताया था, साइड में भारत के वेस्ट में क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। ये देख, कल हमने बताया हुआ था आपको, हमने आपको बताया था कि इंडिया है, इंडिया के वेस्ट में यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर पाकिस्तान ये लगा हुआ, हमें अफगानिस्तान भी देखने के लिए मिलता है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर ईरान है आपका, और इधर ईरान के बाद फिर इधर इराक देखते हैं आप, और यहीं पर आपका ये सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया, ओमान है, यमन है ना, यमन है, ओमान है। ठीक है, दुबई का नाम सुना होगा आपने कि दुबई, तो दुबई सब आपका यहीं पर है। तो ये जो पूरा एरिया है बेटा, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को बोला जाता है अरब कंट्री। इस पूरे एरिया को बोला जाता है अरब कंट्री। क्या बोलते हैं? अरब कंट्री। हाँ, ये अरब कंट्रीज है यहाँ पर, यानी जितने भी यहाँ के जितने भी देश हैं, इराक है, ईरान है, सऊदी अरबिया है, जहां पर आप, है ना, यमन है, ओमान है, ये सारे मुस्लिम कंट्री हैं, सारा मुस्लिम कंट्री है, और इसको अरब कंट्री बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? अरब कंट्री, अरब देश बोलते हैं। तो यहीं से ये लोग भारत में आए, यहीं से ये लोग भारत में आते हैं। ठीक है ना। अभी आपने वास्को डिगामा का भी नाम सुना है इसमें, वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा कहां से आया था? तो हमने बताया हुआ है आपको कि वास्को डिगामा पोर्तुगीज से आया हुआ था। कहां से आया हुआ था? पोर्तुगीज का मतलब होता है पुर्तगाल। पोर्तुगीज का मतलब क्या होता है? पुर्तगाल कंट्री, जो कहां पर है? पहले होगा। पुर्तगाल आपका कहाँ है? पुर्तगाल आपका यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप में। तो याद रखिएगा, ये जो आपका अरब कॉन्टिनेंट है, अरब देश है, जहां पर ये बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज, छोटे छोटे देश हमें देखने के लिए मिलते हैं, इसी के जस्ट आगे हम जाएंगे तो हमें पूरा यूरोप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यूरोप। अब बोर्ड में जगह नहीं है, बोर्ड में इधर जगह नहीं है, लेकिन आप ये समझ लीजिए
कि इसी के आगे हमें क्या देखने को मिल जाएगा, यूरोप देखने को मिल जाएगा, यूरोप। और वहीं से पोर्तुगीज वास्को डी गामा आया था। लेकिन वास्को डी गामा आया कैसे था? वास्को डी गामा आया था समुद्री रास्ते से। कैसे आया था? समुद्री रास्ते से आया था, क्योंकि वहां से वो ऐसे धीरे धीरे जब वो आया तो यहाँ पर उसको क्या मिला? अफ्रीका मिला, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिला। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जस्ट नीचे से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ इंडियन ओशन से होता हुआ, यहाँ अरेबियन सी से, यहाँ केरला के तट में सबसे पहले कालीकट में यहाँ पर आता है। केरला में यहाँ कालीकट में, तो समुद्री रास्ते से होकर ऐसे ऐसे यहाँ से होके आया था। अरब कंट्री से होते हुए नहीं आया था, अरब कंट्री से नहीं आया था, समुद्री रास्ते से होते हुए वास्को डी गामा आता है। और उसी को आप पढ़ते हैं कि भारत की खोज किसने किया था, तो आप पढ़ते हैं कि भारत की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था, है ना? वास्को डी गामा ने किया था, ठीक है। तो अरब देश के लोग भी आए थे, और यूरोपियन कंट्री, अरब देश के ही जस्ट आगे यूरोप पड़ता है, और वहां पे यूरोप में भी, यूरोप कॉन्टिनेंट में भी बहुत सारे देश हैं, जैसे पोर्तुगीज है, फ्रांस है ना, ये सारे, जर्मनी है, ये सारे कंट्री कहाँ पड़ते हैं? सब यूरोप में ही तो पड़ते हैं। और यूरोप कंट्री के लोग हमारे भारत में आए थे, जिसमें सबसे पहले कौन आया यूरोप में? तो आपको याद रखना है, पोर्तुगीज आए थे। सबसे पहला यूरोप कंट्री कौन था? पोर्तुगीज था। पोर्तुगीज में भी कौन? वास्को डी गामा। इसका भी नाम आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? बताइए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम, है ना। अब देखिए क्या है, वही चीज हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। मैंने बताया कि जब अरब ट्रेडर्स आए, उस अरब ट्रेडर्स में भी एक नाम और आप लर्न कर लेंगे, इब्न बतूता, है ना। इब्न बतूता आया, है ना। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड, जो यात्रा किया था भारत की थोड़े ही समय के लिए, देन 700 ईयर्स एगो, 700 साल पहले आया, है ना। रोट ट्रेवलर, उसने अपनी यात्रा का वर्णन किया, विच ही डिस्क्राइब, और अपनी यात्रा में बताया कि द लाइक्स ऑफ मुस्लिम, है ना, कि ये जो यहाँ पर मुस्लिमों जो ये जो देश है भारत, ये मुस्लिम लोगों का, मुस्लिम समूहों का देश है। क्योंकि उस समय क्यों बताया ऐसा? क्योंकि उस समय यहाँ पर मुस्लिम कंट्री के राजा ही रहते थे। कौन से राजा का नाम मैंने कल बताया था आपको? मैंने बताया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही यहाँ पर इब्न बतूता आता है। दिल्ली सल्तनत का एक राजा था, दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था, जिसको हम कह सकते हैं सुल्तान था, राजा से भी अपनी बड़ी पदवी लिया हुआ था सुल्तान। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही आप लोग कहीं नोट कर सकते हैं, इब्न बतूता आया था भारत में, ठीक है। इसीलिए कहता है कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो कैसे हैं? मुस्लिम्स हैं। और वो कहता है कि दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, जो यहाँ पर सबसे सम्मानीय कम्युनिटी है। सम्मानीय का मतलब होता है कि इसको यहाँ पर बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है इस कम्युनिटी को। बाकी जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनको कोई इतना सम्मान नहीं था। और रियलिटी भी थी उस समय भारत में, जब मुस्लिम सुल्तान थे, जो यहाँ पर बादशाह थे, राजा थे, उस समय मुस्लिमों का ही यहाँ पर बोलबाला था, इस्लाम धर्म का ही बोलबाला था। हिंदू धर्म को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा था। हालांकि इस्लाम धर्म के पहले हिंदू धर्म ही था यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन बाद में यहाँ पर मुस्लिम शासकों का यहाँ पर शासन होता है, और उसके बाद में फिर अंग्रेज आते हैं, ठीक है। बाद में फिर अंग्रेज आते हैं। पहले मुस्लिम, पहले तो पूरा हिंदू, आपका हिंदू यहाँ पर कह सकते हैं हिंदू रिलीजन ही पूरा भारत में आपका स्थापित था। इसके बाद मुस्लिम आ गए, और मुस्लिमों के बाद फिर अंग्रेज आए, और अंग्रेजों के बाद फिर हमें आजादी मिल जाती है। ये तो आप लोग सुन ही रहे होंगे, और इसको भी आप क्रम समझ लेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो अब इसमें देखेंगे, एंड सेज दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, है ना। द पोर्टुगीज डिस्कवर द सी रूट, और ये देखिए साफ साफ दिया है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि जो पोर्टुगीज थे, पुर्तगाल देश था, उसी ने क्या किया? डिस्कवर द सी रूट ऑफ इंडिया। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस कंट्री ने भारत का रास्ता खोजा, भारत में आने का किसको पता चला कि भारत देश भी है? पहले पता ही नहीं था किसी को, है ना। इसका मतलब तो यही है। तो 1498 याद रख लीजिएगा, 1498 में लोगों को पता चला कि यहाँ पर भारत भी कोई देश है, यूरोप को पता चला, है ना। वेन वास्को डी गामा, जब वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप, जो अपनी जहाज से यहाँ पर आया था, ठीक है। अब देखिए, बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, बहुत सारे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलते हैं भारत में। कैसे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस?
जैसे अरब देशवासियों का यहाँ पर भारत में आना, भारत में उस समय मुस्लिम शासकों का प्रभुत्व होना, है ना, बाकी जो रिलीजन थे, धर्म थे, वो सब दबे हुए थे, है ना। और आप देख रहे हैं कि पुर्तगाली भी अब आ रहे हैं, यूरोप भी आ रहे हैं, सब लोग भारत क्यों आ रहे हैं भाई, भारत क्यों आ रहे हैं? ये भारत आने के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा, है ना, कुछ लालच तो होगा ही ना। बिना किसी लालच के, बिना किसी एडवांटेज के, लाभ के तो कोई कहीं घूमता नहीं है ना। ऐसे ही थोड़ी मन चला था कि नहीं चलो घूमने चलते हैं, उनको क्या पता कि वहां पर क्या है। तो इसका मतलब उनको कुछ ना कुछ ऐसे ही वास्को डी गामा यहाँ पर आता है, और वास्को डी गामा यहाँ पर आने के बाद उसको पता चलता है कि भारत में आखिर ऐसा क्या है। उसको पता चलता है, तो पता चलता है कि अरे भारत में तो बहुत कुछ है, भारत में इतने ऐसे ऐसे मसाले हैं जो पूरे वर्ल्ड में, विश्व में भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। भारत में एक से एक वैरायटीज के मसाले, जैसे केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, यहाँ पर देख लीजिए तो बहुत अलग अलग वैरायटीज के मसाले हैं। यहाँ का जो कॉटन है, कॉटन जो क्लॉथ होता है ना, कॉटन वाला क्लॉथ, कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होता था। कॉटन सबसे ज्यादा कहाँ होता है भारत में? महाराष्ट्र में। कॉटन सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, है ना। मसालों के लिए सबसे ज्यादा क्या फेमस है? केरल है, तमिलनाडु भी है, लेकिन केरल सबसे ज्यादा, ठीक है। और कॉफी का प्रोडक्शन भी यहाँ पर भारत में कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पैदा होती है? ब्राजील में। पूरे विश्व में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है? ब्राजील में। लेकिन भारत में कहाँ देखने को मिलती है? कर्नाटक में। और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मिनरल्स, है ना, बहुत सारे मिनरल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, ये सारे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये सब की जानकारी जब वास्को डी गामा को हुई, तो वास्को डी गामा फिर से लौटता है और यूरोप में जाता है। यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जो उसका कंट्री था पोर्तुगीज, अपने देश वापस जाता है और बताता है कि मैं ऐसे देश में घूम कर आया हूं जहां पर बहुत ज्यादा बहुत कुछ है। और जैसे ही वो जानकारी अपने पुर्तगाल में, पोर्तुगीज में देखता है, तो जब सबको पता चलता है कि अरे भारत भी कोई एक ऐसा देश है क्या जहां पर ये सारी चीजें मिलती हैं, तो सभी फिर धीरे धीरे भारत की ओर भागने लगते हैं, भारत की ओर आने लगते हैं। अंग्रेजों को अभी पता नहीं चला था, सबसे पहले पोर्तुगीज को पता चला था। अंग्रेज का मतलब इंग्लैंड, अंग्रेजों का मतलब इंग्लैंड। इंग्लैंड कंट्रीज को, ब्रिटेन को, इंग्लैंड को हम ब्रिटेन भी उस समय ब्रिटेन भी कह सकते हैं, ब्रिटेन को भी पता नहीं चला था, ठीक है ना। सबसे पहले किस कंट्री को पता चला? पोर्तुगीज कंट्री को पता चला। और पोर्तुगीज में भी वास्को डी गामा ने सबको जाके बता दिया। और जब उसने सबको बता दिया तो धीरे धीरे यूरोप में अन्य देशों को भी पता चलने लगा। फिर बाद में डचों को पता चला, डच कंट्री जिसको नीदरलैंड कहते हैं आप, उसको भी पता चल गया। नीदरलैंड के बाद फिर अंग्रेजों को जानकारी हुई, इंग्लैंड देश के जो रहने वाले थे उनको जानकारी हुई, और उन्होंने भी भारत की ओर आने के लिए प्रयास शुरू कर दिए, ठीक है। और यही कारण था कि जब ये सब लोग आए तो इन लोगों का आपस में भारत में ही युद्ध होता है, भारत में ही ये लोग आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन अंत में जीतता कौन है? इंग्लैंड ही जीत जाता है, बाकी यूरोप कंट्रीज को भगा देते हैं। इंग्लैंड वाले बाकी यूरोप कंट्रीज को भगा देते हैं। पोर्तुगीज किसी कोने भारत में, गोवा में और उधर कहीं बच जाते हैं, छुप जाते हैं। डच भी भाग जाते हैं, फ्रांस भी आता है। फ्रांस की और इंग्लैंड की भी लड़ाई होती है, किस लिए? भारत में एकाधिकार दिखाने के लिए। और लास्ट में यहाँ जीतता कौन है? इंग्लैंड जीत जाता है, और इंग्लैंड ही भारत में रह जाता है, जिसको हम अंग्रेज कह रहे हैं, यही भारत में रह जाते हैं। अब इंग्लैंड को सामना किससे करना था? भारत में रहने वाले जो मुस्लिम शासक थे, इनसे सामना करना था। अब इंग्लैंड वालों को किससे लड़ाई करनी थी? भारत में रहने वाले जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम शासक हैं, इनसे लड़ाई करनी थी। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने मुस्लिम शासकों को भी हराया और खुद अंग्रेजों ने अपना यहाँ पर शासन स्थापित कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा छोटी सी ही बातों में मैंने आपको एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बता दी, ठीक है। छोटी सी बात में मैंने आपको बहुत बड़ी हिस्ट्री बता दी, दिमाग में रखिएगा। और अगर भूल जाए तो वीडियो फिर से ऑन कर लीजिएगा, आपके पास तो सारी सुविधा है ना, तो आपको कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आपको हिस्ट्री हो गई, यही चीजें आपको 7th में भी पढ़नी है, 8th में भी पढ़नी है, ठीक है। बिल्कुल से परेशान नहीं होंगे, जितना भी थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। क्रम याद रखना बहुत जरूरी है हिस्ट्री में, चाहे विक्स हो, क्रम याद रखना बहुत जरूरी। किसके बाद कौन आया, फिर क्या हुआ, ये घटना अगर आप याद करने, आगे पीछे करना सीख गए तो आपको याद हो जाएगा कि बहुत आसान होता है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि बिकॉज ऑफ ऑल वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पीपल इन द केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, तो इसके बाद इससे हुआ क्या कि केरला में डिफरेंट तरह के रिलीजन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, जुडाइज्म, इस्लाम, ये भी एक धर्म है। जुडाइज्म भी एक धर्म है। इस्लाम जो जानते होंगे आप, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, तो ये सब धर्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसलिए केरला एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे रिलीजन देखने के लिए मिलते हैं।
अब देखिए यहाँ का जो व्यापार है वो कैसा है, जैसे हमने वहां लद्दाख में क्या पढ़ा था, वहां पर तो सीप रियरिंग था, सीप रियरिंग है ना, सीप रियरिंग वूल होता था वहां पर, पश्मीना शॉल के बारे में पढ़ा था, वहां का जो ऑक्यूपेशन था, फिर वो लोग कश्मीर में जाके बेचते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा है क्या, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो अलग है, भारत का यहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है। यहाँ पर तो प्लेन एरिया भी है, खेती भी हो सकती है, चारों तरफ ओशियन है, समुद्र है, सी है, लेकिन क्या लद्दाख में ऐसा था? नहीं था। जब यहाँ पर चारों तरफ सी है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिजनेस भी होगा। जैसा जहां पर जो चीज होती है उसी के हिसाब से बिजनेस होता है। तो देखिए फिशिंग नेट यहाँ का यूज हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट यहाँ पर, एंड और कॉल्ड चीना वाला, उसको क्या बोला गया? चीना वाला बोला गया। चीना वाला कहा जाता है जो फिशिंग नेट्स होते हैं, जिनको लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे चाइना में फिशिंग का काम होता है ना, तो चाइना की ही तर्ज पर जैसे चाइना वाले यूज करते हैं, वैसे ही भारत में यहाँ पर फिशिंग नेट है, इसीलिए उसको चीना वाला कहा गया। और आप देख रहे होंगे कि इवन द अटेंसिल्स यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीन चट्टी। यहाँ के जो बर्तन होते हैं जहां पर इनको फिशेस को फ्राई किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं चीना चट्टी बोलते हैं, बस नाम है, याद कर लीजिए। एंड इट इज बिलीव दैट, और माना जाता है कि द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, और ये जो शब्द है ये कहाँ से आया है? चाइना से ही आया हुआ है। यहाँ के जो फर्टाइल लैंड हैं, जैसे जो लोग जहां पर खेती करते हैं लोग, फर्टाइल लैंड है, क्योंकि यहाँ पर बारिश अच्छी होती है, मिट्टी भी अच्छी है यहाँ पे। एंड क्लाइमेट आर सूटेड, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सूटेड है, अनसूटेड नहीं है, सूटेड टू ग्रोइंग राइस। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो किसके लिए उपयोगी है? राइस के लिए। मैंने बताया था ना, राइस के लिए सबसे ज्यादा जहां बारिश होगी वहां क्या होगा? राइस होगा। राइस एक ऐसा आपका क्रॉप है जिसको सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है ना। राइस ऐसा पेड़ लगा होता है, उसमें पानी भरा रहता है, नीचे पानी भरा रहता है। बाकी कोई पेड़ लगा देंगे आप, प्लांट लगा देंगे, वो सड़ जाएगा, लेकिन राइस को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो राइस वहीं पर होता है जहां पर सबसे ज्यादा वाटर होता है, रेनिंग होती है। तो केरला में सबसे ज्यादा रेनिंग होती है, इसलिए यहाँ पर राइस बड़े आराम से हो जाता है। लेकिन अगर जो आपका ग्रेन है, गेहूं है ना, गेहूं जानते हैं ना, अगर उसको ऐसा उसकी जड़ों में अगर ऐसा पानी भर दिया जाए ना, वो तो सड़ जाएगा। गेहूं को प्लांट में अगर चारों तरफ पानी भर दिया जाए ना, तो भरा रहे, पानी बहुत समय तक भरा रहेगा ना, तो सड़ जाएगा। लेकिन राइस का जो प्लांट होगा वो नहीं सड़ता। तो देखो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए लोग यहाँ पर राइस सबसे ज्यादा खाते हैं, क्योंकि यहाँ राइस बड़े आसानी से हो जाता है। एंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल ईट राइस फिश, ये देखिए मैंने आपको बताया होता है, यहाँ के जो ज्यादातर लोग हैं उनका सबसे फेवरेट फूड होगा राइस और फिश, यही होगा। आप लोगों में से किसी का होगा, किसी का है ना, कुछ लोगों का तो होगा ही थोड़ा बहुत, है ना। एंड वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स भी यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर बोट रेस भी होती है, देख रहे हैं आप कैसे एक तरफ से लोग बैठे हुए हैं नदी में, बोट रेस कर रहे हैं, सभी लोग एक ही उसमें बैठे हुए हैं, और ऐसे लोग बोट रेस होती है, ऐसी लंबी लंबी बहुत सारी नावें होती हैं, फिर वो लोग रेस करते हैं। देखिए दिया है ना इसमें, बोट रेस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, ओनम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है? केरला में ही सेलिब्रेट होता है ओनम फेस्टिवल। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ओनम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो केरला में होता है। बोट रेस कहाँ होती है, तो केरला में होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और जब ओनम फेस्टिवल होता है उसी समय बोट रेस करते हैं लोग। ओनम फेस्टिवल जब होता है तो ये लोग कैसे खाना खाते हैं? केले के पत्ते में लोग, है ना, जो भी भोजन बनाते हैं सब खाते हैं। अब देखिए इसमें दिया है कि while Kerala and Ladakh are quite different in the terms of their geographical feature, साफ साफ दिया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि केरला और लद्दाख किसकी वजह से अलग हो रहे हैं? ज्योग्राफिकल फीचर की वजह से अलग हो रहे हैं। और किसकी वजह से हो रहे हैं? द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन। हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पर अरब कंट्री के लोग आ रहे हैं, केरला में अरब कंट्री से आ रहे हैं, पोर्तुगीज वाले आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं केरला में दो जगह से, अरब कंट्री से और कहां से? यूरोप से, पोर्तुगीज। लेकिन लद्दाख में कहां से आ रहे थे? लद्दाख में चाइना, तिब्बत वालों का हमने पढ़ा था ना, लिटिल तिब्बत कहा जाता है उसको, वो लोग वहां से लद्दाख में वो लोग आ जा रहे थे। तो दोनों में डिफरेंस है, देखो, है ना। हैड सीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंसेस, है ना। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। और अगर कॉमन बात की जाए तो दोनों ही एरिया, चाहे वो केरल हो चाहे लद्दाख हो, दोनों में चाइना और अरब ट्रेडर्स ने प्रभावित किया है। चाइना वाले, देखो चाइना वाले इसमें केरला में भी आ रहे हैं, चाइन चिट्टी पढ़ा ना आपने अभी, और अरब ट्रेडर्स वाले भी आ रहे हैं, और यही लद्दाख में भी आ रहे थे, है ना। तिब्बत किसके अंडर में था? चाइना के ही अंडर में तो था,
है ना. इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ द केरला विच अलाउड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस. केरला की ऐसी बनावट ही है बेटा, केरला की ऐसी बनावट ही है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं. एंड स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख, और लद्दाख की एक अलग तरह की ज्योग्राफिकल कंडीशन है जहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है, वूल होता है ना. तो ड्रीव ट्रेडर्स टू दीज रीजन, इन क्षेत्रों में जो व्यापारी होते हैं ये लोग खींचते हैं. तो जिनको अच्छी वूल चाहिए हो वो कहाँ जाएंगे, लद्दाख जाएंगे. और जिनको बहुत अच्छा मसाला चाहिए हो, स्पाइसेस चाहिए हो, वो कहाँ आएंगे, केरला में आएंगे. राइट. Thus history and geography often tied in the cultural life. आप देख रहे होंगे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों आपस में बंधे हुए हैं. हिस्ट्री कैसे कि पहले सबसे पहले कौन आया, तो क्यों आए, वो हिस्ट्री हो गई. ज्योग्राफिकल क्या हो गया कि हमारा इंडिया बना कैसे है, बारिश कैसे हो रही है यहाँ पर, ये कहाँ है, तो ये ज्योग्राफिकल हो गया. वो लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन ही ऐसा है, इसलिए यहाँ पर ये चीजें ज्यादा होती हैं. इसलिए कह रहा है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपस में क्या है, जुड़े होते हैं. राइट. इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन. अब देखिए, द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट मियरली अ थिंग ऑफ अ पास्ट. आवर प्रेजेंट लाइफ आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम फॉर वर्क. हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं काम करने के लिए. एंड हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो धीरे धीरे क्या होता है, चेंज भी होता है. स्लोली बिकम पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर इन, है ना. हम लोग नई जगह में रहने लगते हैं. ये सारी बातें भी आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं. अच्छा, ये जो पोयम है इसको भी लर्न कर लीजिएगा. ये बहुत अच्छी पोयम मुझे लग रही है, आप लोग इसको पढ़िएगा कि क्या दिया है इसमें. डोंट फॉरगेट डेज ऑफ ब्लड, ओ फ्रेंड, है ना, ओ फ्रेंड, ओ मेरे दोस्तों मित्रों, है ना, उस दिन को मत भूलो, उस खूनी दिन को मत भूलो. इसको आप पढ़िएगा, फिर बताइएगा क्या दिया है. अब देखिए, लास्ट हेडिंग है आपकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये आपकी लास्ट हेडिंग है, और इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है ना. यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि इतनी विभिन्नता होने के बाद भी, भारत में इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे अंदर क्या है, यूनिटी है. हम लोग एक हैं, एकता है हमारे अंदर. अलग अलग डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे अंदर क्या है, यूनिटी है. और उसी दिन फिर आप लोग इसको पढ़िएगा, और इसको फिर हम लोग उसी दिन इस पोयम को भी देख लेंगे. ठीक है ना. तो इस पोयम में क्या दिया गया है, इस पोयम में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको. इस पोयम में क्या हुआ था कि एक जलियांवाला बाग था. ये देखिए, जलियांवाला बाग था जहां पर बहुत सारे लोग मीटिंग ले रहे थे. बहुत सारे बूढ़े, बच्चे, जवान सब लोग बैठ के मीटिंग ले रहे थे. अचानक से जनरल डायर आता है, अंग्रेजी जो लेफ्टिनेंट था, लेफ्टिनेंट जनरल डायर नाम है उसका, जनरल ओ डायर नाम है उसका. वो अपनी मिलिट्री के साथ में आता है, सेना के साथ में आता है. पूरे बाग को, जलियांवाला बाग को घेर लेता है चारों तरफ से, और एक तरफ से फायरिंग शुरू कर देता है, गोलियां शुरू कर देता है, गोलियां चलाना शुरू कर देता है. तो सारे लोग वहीं पर उस गोलियों में मर जाते हैं, भागते हैं, तड़पते हैं, मर जाते हैं. बहुत सारा खून बहता है. ठीक है. वहां पर हर धर्म के, हर रिलीजन के लोग थे. मुस्लिम भी लोग थे, हिंदू भी लोग थे, हर धर्म के लोग थे. और सभी के साथ में बहुत बड़ी घटना होती है जिसने हमारे देश को क्या कर दिया था, झकझोर दिया था. ये घटना कब हुई थी, जब आपका देश आजाद नहीं हुआ था. जब आपका देश आजाद नहीं हुआ था, जलियांवाला बाग, है ना, 13 अप्रैल की घटना है. 13 अप्रैल 1919 की घटना है. तो उसी लिए ये पोयम उसी संदर्भ में लिखी गई है. याद दिला रहा है कि डोंट फॉरगेट डेज ऑफ ब्लड, उस खूनी दिन को मत भूलिए आप, है ना, वो मित्रों, उस दिन को आप मत भूलिए. ठीक है. अब इसको आप पढ़िएगा, मैंने कहानी बता दिया, अब आप इसको पढ़िएगा. नेक्स्ट डे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ेंगे. ठीक है ना. हम लोग पढ़ेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी. चलिए, आप लोग मुझे बताइए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज क्लास को एंड किया जाए. नो सर. नो सर. नो सर. बहुत कुछ नया जानने के लिए मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है, बताइए. यस सर. यस सर. मिल रहा है. तो आप लोग अपनी बुक में अंडरलाइन करते जा रहे हैं ना, हाईलाइट करते जा रहे हैं कि नहीं करते जा रहे हैं, और उसको लर्न भी करते जाइएगा, क्योंकि यही से 20 से एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं. जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर जब पेपर आता है फिर उसको रिवाइज कर लेते हैं, तो उनको कभी भूलता ही नहीं है ना, क्योंकि 4 ऑप्शन रहते हैं, तो 4 ऑप्शन में 1 में तो टिक लग ही जाता है फिर. ठीक है. चलिए, तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास.